अपना एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम इंडिया में नेशनलिज्म के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म के साथ ही नेशन स्टेट का भी उदय हुआ, जिससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी आइडेंटिटी किस बात से डिफाइन होती है, यह भावना बदल गई। उनमें नेशन के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। न्यू सिंबल्स और आइकन्स, इसके अलावा न्यू सॉन्ग्स और आइडियाज ने जो है नए लिंक जो हैं एस्टेब्लिश किए और कम्युनिटीज की जो बाउंड्रीज थी उसको दोबारा डिफाइन कर दिया। और ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान मतलब कि नेशनल आइडेंटिटी का जो निर्माण हुआ यह एक लंबी प्रक्रिया से हुआ, मतलब कि प्रोसेस से हुआ। चलिए देखें कि हमारे देश में यह जो एहसास है ये किस तरह से पैदा हुआ। तो इंडिया और बहुत सारे जो अदर कॉलोनीज है उसमें जो ग्रोथ हुआ मॉडर्न नेशनलिज्म का, वह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। कॉलोनियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल के दौरान लोग जो है आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उन्हें समझ आने लगा था कि कॉलोनियलिज्म के अंदर दबाया जा रहा है और इस सेंस ने जो है बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप को जो है एक दूसरे से बांध दिया था। लेकिन हर क्लास और हर ग्रुप पर जो है कॉलोनियलिज्म का जो असर है वो एक जैसा नहीं था, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस थे वे काफी अलग थे और साथ साथ स्वतंत्रता मतलब कि फ्रीडम के जो मायने थे वे भी उनके अलग अलग थे। और इन सब को जोड़ने में जो है सबसे बड़ा योगदान जो है वो महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी के अंडर में कांग्रेस ने जो है इन ग्रुप को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। लेकिन ये जो यूनिटी इमर्ज हुआ ये बिना कन्फ्लिक्ट के इमर्ज नहीं हुआ था। तो चलिए जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम स्टोरी कहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम जो स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं वो 1920s के डिकेड से स्टार्ट करने वाले हैं और हम जो है इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने जो है नेशनल मूवमेंट को डेवलप करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। इसके अलावा इस आंदोलन में जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप ने किस तरह से हिस्सा लिया और किस तरह जो है नेशनलिज्म ने लोगों की कल्पना मतलब कि इमेजिनेशन को नई उड़ान दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, खिलाफत की और नॉन कोऑपरेशन की। तो 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट जो है नए इलाकों में फैल गया। उसमें जो है नए सोशल ग्रुप शामिल हो गए थे और न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल जो है वो सामने आ रही थी। तो चलिए हम जो है इन बदलावों को समझते हैं और उनके क्या परिणाम हुए इसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि वर्ल्ड वॉर ने जो है एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्थिति जो है वो पैदा कर दी थी। इसके कारण जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर में काफी बढ़ोतरी हुई थी और इस एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चे की भरपाई करने के लिए वार के नाम पर कर्ज लिए गए और टैक्सेस में जो है वृद्धि की गई मतलब कि बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज को जो है बढ़ा दिया गया और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। वार के दौरान जो है कीमतें काफी तेजी से बढ़ रही थी और 1913 से 1918 के बीच जो है कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई थी। उधर विलेजेज में जो है सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में जो है बहुत ज्यादा गुस्सा था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1918-19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में जो है फसल खराब हो गई, जिसके कारण फूड की शॉर्टेज हो गई और उसी समय जो है इन्फ्लुएंजा मतलब कि फ्लू की महामारी जो है फैल गई और इसका नतीजा ये देखने को मिला कि 1921 की सेंसस के मुताबिक फैमिन और एपिडेमिक के कारण 12 to 13 मिलियन लोग जो हैं मारे गए।
जब युद्ध खत्म हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया लीडर जो है सामने आया और उसने जो है स्ट्रगल का एक नया ढंग, एक नया तरीका जो है पेश किया। तो चलिए उस महान लीडर के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि उन्होंने एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल क्या दिया था। तो वो महान लीडर थे महात्मा गांधी और उन्होंने जो आइडिया दिया था वो था सत्याग्रह का। तो महात्मा गांधी जो है वो जनवरी 1915 में भारत लौट आए थे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वे जो है इससे पहले साउथ अफ्रीका में थे, जहां उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की रेसिस्ट रेजिम के खिलाफ सफलतापूर्वक लोहा लिया था और इसको वे सत्याग्रह कहते थे। ये जो आइडिया था सत्याग्रह का, ये पावर ऑफ ट्रूथ और ट्रूथ की खोज पर जोर देता था। इसके अनुसार अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष मतलब कि स्ट्रगल अन्याय के खिलाफ है, तो अत्याचारी से मुकाबला करने के लिए आपको किसी फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। बिना बदले की भावना या एग्रेसिव हुए सत्याग्रही जो है केवल नॉन वायलेंस के सहारे भी अपने बैटल में सफल हो सकता है और इसके लिए अत्याचारी को जो है उसका गलती का एहसास दिलाना जरूरी है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना होगा कि सिर्फ अत्याचारी को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को जो है हिंसा के जरिए मतलब कि वायलेंस के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और इस स्ट्रगल में अंततः जो है सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा मतलब कि नॉन वायलेंस का ये जो धर्म है ये सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधकर रख सकता है। इसलिए भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ किसानों को जो है संघर्ष के लिए मतलब स्ट्रगल के लिए इंस्पायर किया और इसका नतीजा ये देखने को मिला कि जो टैक्स कलेक्ट किया गया था उसका 25% रिटर्न कर दिया गया और आगे जाके तीन कठिया सिस्टम जो है वहां चल रहा था वो खत्म हो गया। तीन कठिया में जो है वो 3/20 जो पार्ट है उसमें इंडिगो उगाया जाता था। इसके बाद 1917 में जो है उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के जो किसान थे वो लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे और इसलिए वे चाहते थे कि लगान वसूली मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसमें ढील दी जाए। यहाँ पर गांधी जी के योगदान से जो है किसानों को राहत मिली और फाइनली जो है रेवेन्यू कलेक्शन में कटौती की गई। इस सफलता के बाद जो है वे 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुंचे और ये जो है गांधी जी की इंडिया में पहली हंगर स्ट्राइक थी और इसके कारण जो है मिल वर्कर्स जो चाहते थे कि उनका 35% जो वेज है वो इंक्रीज कर दिया जाए फाइनली मान लिया गया। तो गांधी जी को जो है इन तीनों में ही सफलता मिली। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे रॉयलेट एक्ट की। तो इन कामयाबियों से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में रॉयलेट एक्ट के खिलाफ एक नेशन वाइड जो सत्याग्रह है उसका आंदोलन चलाने का फैसला लिया। यह जो एक्ट है इसको भारतीय सदस्य मतलब कि इंडियन मेंबर्स के भारी विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत ही जल्दबाजी में जो है पास कर दिया था। इस एक्ट ने जो है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दिया था ताकि वे जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबा सके और साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रिजनर को जो है 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार भी मिल गया था। ऐसे अन्यायपूर्ण लॉज के खिलाफ महात्मा गांधी जो है नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस जो है चाहते थे, जिसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था।
तो इसको ध्यान में रखते हुए रैलीज जो है ऑर्गेनाइज की गई बहुत सारे शहरों में। इसके अलावा रेलवे वर्कशॉप में जो है वर्कर्स हड़ताल पर चले गए और दुकानें बंद हो गईं। इस पॉपुलर लहर से चिंतित होकर इसके अलावा रेलवे और टेलीग्राफ जैसी कम्युनिकेशन लाइन के भंग हो जाने के डर के कारण अंग्रेजों ने जो है नेशनलिस्ट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसके बाद अमृतसर में जो है बहुत सारे लोकल लीडर्स को हिरासत में ले लिया गया और गांधी जी को जो है दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। इससे भी जो है उनका मन नहीं भरा और 10 अप्रैल को जो है पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिसके बाद लोग जो है बैंकों, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे। इसको देखते हुए मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने जो है कमान संभाल ली। यह वही जनरल डायर है जिसके कारण 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में जो है बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। इनमें से जो है कुछ लोग सरकार द्वारा लागू किए गए रिप्रेसिव लॉज के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए जमा हुए थे और बाकी लोग जो हैं वो एनुअल बैसाखी फेयर को अटेंड करने आए थे और वे लोग जिस मैदान में थे वो चारों तरफ से बंद था। और प्रॉब्लम ये हो गई कि शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोग को जो है ये पता ही नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। उधर जनरल डायर जो है हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया था कि सत्याग्रहियों के जहन में मतलब कि माइंड में वह दहशत और डर का भाव पैदा करके एक मोरल इफेक्ट पैदा करना चाहता था। उधर जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर जो है फैली, नॉर्थ इंडिया के जो बहुत सारे शहरों के लोग हैं वो सड़कों पर उतरने लगे। इसके बाद हड़तालें होने लगी, पुलिस से क्लैश होने लगे और गवर्नमेंट बिल्डिंग पर जो है हमला होने लगे। इसके जवाब में जो है सरकार ने बहुत बुरी तरह से कुचलने का रास्ता अपनाया और वह जो है लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। इसके लिए सत्याग्रहियों को जो है जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा सड़क पर घिसट कर चलने पर मजबूर किया गया और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों पर बम बरसाए गए। जब गांधी जी ने हिंसा मतलब कि वायलेंस को बढ़ते देखा तो आंदोलन को वापस ले लिया। इस आंदोलन ने जो है एक बात तो क्लियर कर दिया कि भले ही रॉयलेट सत्याग्रह जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी जो है वो मुख्य रूप से सिटीज और टाउन्स में ही सीमित था। इसके बाद महात्मा गांधी ने फील किया कि उन्हें जो है एक ज्यादा बड़ा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट जो है वो इंडिया में लॉन्च करना चाहिए। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता और इसके लिए उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों कम्युनिटीज को नजदीक ला सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि खिलाफत इशू क्या था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ऑटोमन टर्की की हार हो चुकी थी और ऐसी अफवाह फैल गई थी कि हार्श पीस ट्रीटी जो है वो इम्पोज किया जाएगा ऑटोमन एम्पायर पर और ये जो खलीफा है ये था स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इसलिए खलीफा के टेम्पोरल पावर को डिफेंड करने के लिए मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई बॉम्बे में। इसके बाद जो यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर थे जैसे कि दोनों भाई मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कस करने लगे इस पॉसिबिलिटी पर कि क्या वे यूनाइटेड मास एक्शन इस इशू पर कर सकते हैं। गांधी जी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि वे जो है मुस्लिम को भी एक यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट के अंदर ला सकते हैं। इसलिए सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में महात्मा गांधी ने जो है दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन
और स्वराज के लिए एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाना चाहिए। तो अब ये सवाल उठता है कि नॉन कोऑपरेशन ही क्यों? चलिए पता करते हैं। अपनी फेमस बुक जिसका नाम था हिंद स्वराज, उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में जो है ब्रिटिश शासन वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन जो है इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। इसलिए अगर भारत के लोग जो हैं अपना सहयोग जो है वापस ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन जो है ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि नॉन कोऑपरेशन का डिसीजन क्यों लिया गया। अब हम देखेंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन का विचार है वो आंदोलन कैसे बन सकता था। तो गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन जो है वो स्टेजेस में होना चाहिए। सबसे पहले तो लोगों को जो है सरकार द्वारा टाइटल जो दी गई है उसको सरेंडर कर देना चाहिए और सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट और लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल और फॉरेन गुड्स जो है उसको बॉयकॉट कर देना चाहिए। और इसके बाद अगर सरकार जो है मूवमेंट को कुचलने का प्रयास करे तो एक फुल जो है सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है लॉन्च किया जाए। यह सब सोचने के बाद 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली जो है आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में टूर करते रहे। हालांकि कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग जो हैं इन प्रपोजल पर कंसर्न रहे। वे नवंबर 1920 में काउंसिल के लिए होने वाले चुनावों का बॉयकॉट करने में हिचकिचा रहे थे और उन्हें यह भय भी था कि इस आंदोलन में जो है लोग वायलेंस कर सकते हैं। इसके चलते सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के लिए तो ऐसा भी लगा कि आंदोलन में समर्थकों और विरोधियों के बीच जो है सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में जो है एक समझौता हुआ, मतलब कि एक कॉम्प्रोमाइज हुआ और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को जो है अडॉप्ट कर लिया गया। इस प्रोग्राम को अडॉप्ट करने के साथ ही अब ये सवाल उठता है कि आंदोलन जो है किस तरह से आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया और डिफरेंट सोशल ग्रुप ने जो है नॉन कोऑपरेशन के विचार को जो है किस तरह से समझा। चलिए आगे बढ़ते हुए इसे जानते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, मतलब आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है वो जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में बहुत सारे सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया और प्रत्येक की अपनी अपनी एस्पिरेशन थी। सभी ने जो है स्वराज के कॉल को रिस्पॉन्ड तो किया, लेकिन उनके लिए उसका मीनिंग जो है अलग अलग थे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे द मूवमेंट इन द टाउन्स। तो हम सबसे पहले शहरों में आंदोलन को देखेंगे। तो शहरों में जो है आंदोलन की शुरुआत मिडिल क्लास की पार्टिसिपेशन के साथ हुई। हजारों स्टूडेंट ने जो है गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिए। हेडमास्टर्स और टीचर्स ने जो है रिजाइन कर दिया और वकीलों ने जो है मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। इसके बाद मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रोविंस में जो है काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया, मतलब कि बहिष्कार किया गया। मद्रास में नॉन ब्राह्मण्स द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में एंट्री के जरिए ही उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए पार्टी ने जो है चुनाव का बहिष्कार, मतलब कि बॉयकॉट नहीं किया। तो चलिए अब हम इकोनॉमिक फ्रंट पर इसका कुछ असर देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर जो है नॉन कोऑपरेशन का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। इस आंदोलन में फॉरेन गुड्स को जो है बॉयकॉट किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, मतलब जो एंट्रेंस था उसको ब्लॉक किया गया और इसके अलावा जो है फॉरेन क्लॉथ को बहुत ही ज्यादा मात्रा में जला दिया गया। और इसका असर जो है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो इंपोर्ट था 1921 से 22 के बीच में वो ड्रॉप कर गया 102 करोड़ से लेके 57 करोड़ पर, मतलब लगभग आधा रह गया था।
इसके अलावा बहुत सारे प्लेसेस पर जो है मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने जो है विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बॉयकॉट मूवमेंट जो है फैला और लोग जो है इंपोर्टेड कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो इंडियन टेक्सटाइल मिल और हैंडलूम का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगा। लेकिन कुछ समय बाद जो है शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा, मतलब कि स्लो होने लगा। और इसके कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि खादी का जो कपड़ा है वो मिलों में बड़े पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले अक्सर जो है महंगा होता था और गरीब जो है उसे नहीं खरीद सकते थे। तो हम समझ ही सकते हैं कि वे जो है मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार, मतलब कि बॉयकॉट जो है कैसे कर सकते थे। उसी तरह से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के बॉयकॉट से भी समस्या पैदा हो गई। मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन होना जरूरी था ताकि वे ब्रिटिश की जगह ले सके। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही स्लो थी। इसलिए स्टूडेंट और टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में लौटने लगे और लॉयर्स जो हैं वो दोबारा गवर्नमेंट कोर्ट में दिखाई देने लगे। तो ये तो हमने टाउन्स में मूवमेंट का असर देखा। अब हम बात करेंगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड, मतलब अब हम ग्रामीण इलाकों में विद्रोह की बात करेंगे। तो शहरों से बढ़कर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कंट्री साइड, मतलब कि ग्रामीण इलाकों में भी फैल गया था। वार के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में चले पीजेंट्स और ट्राइबल के जो स्ट्रगल थे वे भी जो है इस आंदोलन में घुस गए। उधर अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र जो हैं किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र जो हैं इससे पहले फिजी में इंडेंजर्ड लेबरर के तौर पर काम कर चुके थे। पहले शासन के दौरान जो है बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में इंडेंजर्ड लेबरर कहा जाने लगा। उन्हें जो है एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इस एग्रीमेंट को ये मजदूर जो है इंडेंजर्ड कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को जो है इंडेंजर्ड लेबरर कहा जाने लगा। तो बाबा रामचंद्र का जो आंदोलन था वह तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम रेंट और तरह तरह के सेस वसूल करते थे। इसके अलावा किसानों को जो है बेगार करनी पड़ती थी। बेगार होता है जब लेबर को जो है फोर्स करके काम करवाया जाता है बिना किसी पेमेंट के। उसी तरह यहाँ जो है पीजेंट्स को काम करना पड़ता था लैंडलॉर्ड के फार्म पर बिना किसी पेमेंट के। वहीं दूसरी तरफ टेनेंट्स के तौर पर उनके सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होते थे। उन्हें बार बार जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर जो है उनका कोई अधिकार ना हो सके। इन सब के कारण पीजेंट्स मूवमेंट का डिमांड था कि रेवेन्यू को कम किया जाए, बेगार को खत्म कर दिया जाए और लैंडलॉर्ड का जो है वो सोशल बॉयकॉट हो, मतलब कि सामाजिक बहिष्कार हो। और इसका नतीजा ये देखने को मिला कि बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को जो है नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। नाई जो होते हैं वो बालों को काटते हैं और जो धोबी होता है वो कपड़ों को धोता है। तो इन सुविधाओं को बंद कर दिया गया। इसके बाद जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। और अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। इसके बाद देखते ही देखते महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में 300 से ज्यादा ब्रांचेज बन चुकी थी। अगले साल जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है शुरू हुआ तो कांग्रेस ने जो है अवध के पीजेंट स्ट्रगल को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन पीजेंट मूवमेंट में जो है ऐसे फॉर्म डेवलप हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो खुश नहीं था। एक्चुअली में हुआ ये था कि 1921 में जब आंदोलन फैला तो
तालुकदार और मर्चेंट्स के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा बहुत सारे प्लेसेस पर जो है लोकल लीडर्स किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई टैक्स नहीं भरेगा और जमीन जो है गरीबों में बांट दी जाएगी। तो यहाँ के जो लीडर थे वो महात्मा गांधी का नाम लेकर अपनी सारी जो है एक्शन और एस्पिरेशन को सही ठहरा रहे थे। वहीं अगर हम ट्राइबल पीजेंट्स की बात करें तो वे जो है महात्मा गांधी के मैसेज को और स्वराज के आइडिया का जो है कुछ और ही मतलब निकाल रहे थे। जैसा कि आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल में जो है 1920 के दशक की शुरुआत में एक मिलिटेंट गुरिल्ला आंदोलन जो है फैल गया। कांग्रेस जो है इस तरह के स्ट्रगल को कभी भी अप्रूव नहीं कर सकती थी। यहाँ पे अदर फॉरेस्ट रीजन की तरह ही अंग्रेजी सरकार मतलब कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उसने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग जो है इन जंगलों में ना ही कैटल को ग्रेज करवा सकते थे और ना ही फ्रूट्स और फ्यूल वुड को कलेक्ट कर सकते थे। इससे जो है पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उन्हें लगता था कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट है वे भी छीने जा रहे हैं। और जब गवर्नमेंट ने रोड को बिल्ड करने के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। और उनको लीड करने के लिए जो सामने आया वो एक दिलचस्प व्यक्ति था और उसका नाम था अलूरी सीताराम राजू। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर है। वे जो है सही एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि गोलियां जो है उन्हें नहीं मार सकती। राजू से जो है मंत्रमुग्ध होकर उन्हें विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। उधर राजू जो है वो महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत जो है वो नॉन वायलेंस के बल पर नहीं बल्कि केवल फोर्स के जरिए ही आजाद हो सकता है। उनकी बातों से प्रेरित होकर गुडेम रिबल्स ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर चलाते रहे। बाद में जाकर 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और अपने लोगों के बीच जो है वो एक फोल्क हीरो बनके रह गए। तो ये तो हमने मूवमेंट का असर जो है कंट्री साइड में देखा। अब हम बात करेंगे स्वराज इन द प्लांटेशंस। तो अब हम बागानों में स्वराज की बात करेंगे। तो महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज के बारे में वर्कर की जो है अपनी समझ थी। आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए आजादी का मतलब ये था कि उन्हें जिन चार दीवारियों में बंद करके रखा गया है उनसे उन्हें आने और जाने आसानी से दिया जाए और साथ ही साथ वे जो है अपने गांवों से संपर्क रख पाए। उस समय इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1959 के तहत प्लांटेशन वर्कर को जो है परमिशन नहीं थी कि वे टी गार्डन जो है बिना परमिशन के छोड़ के जाएं। उन्हें परमिशन जो है बहुत ही मुश्किल से मिल पाती थी। और बाद में जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो हजारों मजदूर जो है अपने अधिकारियों की बात मानने से मना कर दिया। फिर उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि गांधी राज जो है अब आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को जो है गांव में जमीन मिल जाएगी। हालांकि वे जो है अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाए। वे जो है रेलवे और स्टीमरों की जो हड़ताल थी मतलब कि स्ट्राइक जो थी उसके कारण वे रास्ते में ही फंस के रह गए और इसके बाद उन्हें जो है पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई। इन मूवमेंट्स के विजन को जो है कांग्रेस के प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज को जो है अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया था। उनके लिए तो यह एक ऐसा युग था जब सारे कष्ट और सारे मुसीबतें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी।
फिर भी जब ट्राइबल्स ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो एक ऑल इंडिया आंदोलन से जो है वे इमोशनली तौर पर जुड़ गए थे। एक्चुअली में जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में वे एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। तो हम देख सकते हैं कि गांधी जी का नाम जो है वह एक गाइडिंग फोर्स की तरह सब लोग यूज करने लगे और लोगों ने जो है मूवमेंट को अपने अपने तरीके से समझा और अपने अपने तरीके से चेंज लाने की कोशिश की। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। तो अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जानेंगे। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन जो है वो वायलेंट होते जा रहा है और सत्याग्रहियों को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है ताकि वे जो है मास स्ट्रगल के लिए तैयार रहें। उधर कांग्रेस के जो कुछ नेता थे वो इस मास स्ट्रगल से थक चुके थे और वे चाहते थे कि प्रोविंशियल काउंसिल का जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करे, जिसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। उनको लगता था कि काउंसिल में रहते हुए ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करना, रिफॉर्म की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये जो काउंसिल है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। इसके लिए सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। लेकिन यंग लीडर्स में जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ज्यादा रेडिकल जन आंदोलन और फुल इंडिपेंडेंस के लिए दबाव बनाए हुए थे। इस इंटरनल बहस और असहमति के माहौल में दो ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने 1920s के आखिरी सालों में इंडियन पॉलिटिक्स की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी। पहला फैक्टर था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर। 1926 से जो है एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरने लगी और 1930 तक आते आते ये पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। जैसे जैसे डिमांड जो है एग्रीकल्चर गुड की गिरने लगी और एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन करने लगा, पीजेंट्स को जो है अब काफी मुश्किलें होने लगी अपने हार्वेस्ट को बेचने में और साथ ही साथ रेवेन्यू को पे करने में। और इसका नतीजा ये देखने को मिला कि 1930 तक ग्रामीण इलाके जो है भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। इसी सिचुएशन में ब्रिटेन की नई टोरी गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया। इसे जो है नेशनल मूवमेंट के रिस्पांस में सेटअप किया गया था और इस कमीशन को जो है काम दिया गया था कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसका फंक्शनिंग को देखे और कुछ चेंजेस को सजेस्ट करे। इसमें प्रॉब्लम यह थी कि कमीशन में एक भी कोई इंडियन मेंबर नहीं था। सारे के सारे जो मेंबर थे वे ब्रिटिश थे। यही कारण है कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत जो है गो बैक साइमन के नारों से किया गया। सभी पार्टियां जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग शामिल थी उन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित किया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव से जो है कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का जो तेज तर्रार खेमा था वो आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। इसके चलते जो लिबरल और मॉडरेट्स थे जो कि प्रपोज करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर, वे जो हैं अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे खोने लगे। इसके बाद दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मतलब कि प्रेसिडेंसी में कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन फुल इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल की शपथ लेंगे।
हालांकि इस सेलिब्रेशन की ओर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया, इसलिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था जिससे वे जो है आइडिया जो है फ्रीडम का उसको रिलेट कर सके रोजमर्रा की जिंदगी से। तो चलिए फिर अगले टॉपिक के साथ इस बात को पता करते हैं कि गांधी जी ने इसके लिए कौन सा रास्ता अपनाया। तो अब हम बात करेंगे सॉल्ट मार्च की और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को जो है सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल दिखाई दिया। इसके बाद 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड की। इनमें से कुछ मांगे जो हैं वो जनरल इंटरेस्ट की थी, जबकि कुछ मांगे जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके पीजेंट्स तक डिफरेंट क्लासेस से जुड़ी हुई थी। गांधी जी जो है इन मांगों के जरिए समाज के सभी क्लासेस को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी जो है उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग थी वो थी सॉल्ट टैक्स को खत्म करने के बारे में। और सॉल्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसका जो है अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते थे और ये जो है सबसे एसेंशियल आइटम था फूड का। इसलिए सॉल्ट पर टैक्स और उसके प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट मोनोपोली को महात्मा गांधी ने जो है ब्रिटिश रूल का सबसे ऑपरेसिव पहलू बताया था। महात्मा गांधी ने जो ये पत्र लिखा था वो एक तरह का अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन छेड़ देगी, लेकिन इरविन जो है झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ सॉल्ट मार्च शुरू कर दी। ये जो यात्रा थी वो साबरमती में गांधी जी के आश्रम से शुरू होती थी और 240 माइल्स दूर दांडी नामक गुजराती कोस्टल टाउन में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 माइल्स का सफर तय किया। गांधी जी जो है जहां भी रुकते वहां हजारों लोग उन्हें सुनने आते और इन सभाओं में गांधी जी ने जो है स्वराज का मीनिंग स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग जो है अंग्रेजों की पीसफुली कहा न माने। फाइनली वे जो है 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंच गए और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना मतलब कि सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया। हालांकि यह जो है कानून का उल्लंघन था। यहीं से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। अब ये सवाल उठता है कि यह जो आंदोलन था वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुकाबले किस तरह अलग था। तो ये जो है नॉन कोऑपरेशन से इस मायने में अलग था क्योंकि इस बार जो है लोगों को सिर्फ कोऑपरेशन ही रिफ्यूज करने के लिए नहीं कहा गया था बल्कि कॉलोनियल लॉज को ब्रेक करने के लिए भी कहा गया था। देश के अलग अलग भागों में जो है हजारों लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। इसके अलावा सॉल्ट बनाए और गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने प्रदर्शन किए। यह मूवमेंट जैसे ही फैला फॉरेन क्लॉथ को जो है बॉयकॉट किया गया और लिक्वर शॉप को जो है घेर लिया गया। इसके अलावा पीजेंट्स जो है वो रिफ्यूज कर दिए रेवेन्यू पे करने से और चौकीदारी टैक्स भी पे करने से। वहीं विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया और बहुत सारे प्लेसेस पर जो है फॉरेस्ट पीपुल ने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट कर दिया मतलब कि लॉ को मानने से इनकार कर दिया और वे जो है रिजर्व फॉरेस्ट में जाने लगे ताकि लकड़ियों को कलेक्ट कर सके और कैटल को ग्रेज कर सके। वहीं दूसरी तरफ इन घटनाओं से चिंतित होकर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके गिरफ्तार करने लगी। इसके चलते बहुत सारे स्थानों पर जो है वायलेंट टकराव हुए। इसके बाद जब अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के शिष्य अब्दुल गाफर खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ जो है वो पेशावर के शहरों पर उतर गई आर्मर्ड कार और पुलिस फायरिंग का सामना करने के लिए। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर में इंडस्ट्रियल वर्कर ने जो है पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर अटैक कर दिया।
उन्होंने इन सब पर इसलिए अटैक किया क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर जो है ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे। डरे हुए सरकार ने जो है ब्रूटल रिप्रेशन का रास्ता अपनाया, मतलब कि बहुत ही बुरी तरह कुचलने का रास्ता अपनाया। इसके लिए उन्होंने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए। यह सब देखकर महात्मा गांधी ने एक बार फिर से आंदोलन को वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर साइन कर दिए। इस गांधी इरविन पैक्ट के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति दे दी। इससे पहले जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था। तो महात्मा गांधी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मान गए और इसके बदले गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद दिसंबर 1931 में कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी लंदन गए, लेकिन ये जो नेगोशिएशन थी ये बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से रिप्रेशन शुरू कर दिया है। गफर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जो है जेल में थे। इसके अलावा कांग्रेस को जो है इलीगल घोषित कर दिया गया था और मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और बॉयकॉट को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। इन भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है शुरू कर दिया। साल भर तक तो ये आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते इसकी गति जो है धीरे धीरे कम होने लगी। तो ये तो हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा। अब हम जानेंगे कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। आइए देखें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल डिफरेंट सोशल ग्रुप कौन से थे और उन्होंने आंदोलन में क्यों हिस्सा लिया। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके आइडियल्स क्या थे और उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। तो कंट्री साइड में मतलब कि गांव में रीच पीजेंट कम्युनिटीज जैसे कि पटीदार ऑफ गुजरात और जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ये जो है काफी एक्टिव थे इस मूवमेंट में। और ये काफी एक्टिव इसलिए थे क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर थे और ये जो है इस ट्रेड डिप्रेशन और प्राइस के फॉल से जो है काफी परेशान थे। और जब उनकी कैश इनकम जो है खत्म होने लगी तो उनके लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू को चुकाना नामुमकिन हो गया। फिर भी गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कम करने को तैयार नहीं थी, जिसके कारण चारों तरफ असंतोष का माहौल था। और यही कारण है कि रिच पीजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने अपने कम्युनिटीज को एकजुट किया। कई बार तो जो लोग नहीं भी चाहते थे उनको भी बॉयकॉट करने पर मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की जो लड़ाई थी वो हाई रेवेन्यू के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में रेवेन्यू के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बहुत ही ज्यादा निराशा हुई। इसके फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुत से लोगों ने जो है हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। वहीं अगर हम गरीब किसान की बात करें तो वे केवल रेवेन्यू में ही कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे जो किसान थे वे टेनेंट्स थे और जमीन लेके खेती कर रहे थे। लेकिन जब डिप्रेशन जो है लंबी खींची और नगद जो आमदनी थी उनकी वो गिरने लगी तो स्मॉल टेनेंट्स के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना होता है उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल मूवमेंट में भाग लिया जिसका अक्सर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो है लीड कर रहे थे। लेकिन रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स की नाराजगी के भय से कांग्रेस जो है नो रेंट आंदोलन को समर्थन देने में हिचकिचा रही थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच जो संबंध थे वो हमेशा ही अनसर्टेन रहे। तो ये तो हमने देखा कि पुअर पेजेंट्री के लिए मूवमेंट के क्या मायने थे। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस क्लास की क्या स्थिति थी और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में क्या रुख अपनाया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे इंडिया के उनको काफी मुनाफा हुआ था
और वे जो हैं पावरफुल भी हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसे कॉलोनियल पॉलिसीज का विरोध किया जिनके कारण उनकी बिजनेस एक्टिविटीज में रुकावट आती थी। वे जो है फॉरेन गुड के इंपोर्ट से प्रोटेक्शन चाहते थे और रुपये स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो में बदलाव चाहते थे जिससे इंपोर्ट में कमी आ जाए। इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का गठन किया। इसके अलावा 1927 में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया। इसके बाद जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला ने इंडियन इकोनॉमी पर कॉलोनियल कंट्रोल का विरोध किया और जब पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ तो उसको सपोर्ट किया। इसके अलावा उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी और इंपोर्टेड गुड्स को जो है खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। तो ज्यादातर जो बिजनेसमैन थे उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन जो है बिजनेस पर वो नहीं होंगी और जो ट्रेड और इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करेंगी बिना किसी रुकावट के। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद जो है बिजनेस ग्रुप का जो जोश था वो ठंडा पड़ गया क्योंकि उन्हें जो है मिलिटेंट एक्टिविटीज का डर था और वे जो है काफी दुखी थे इतने लंबे बिजनेस में रुकावट के लिए। इसके अलावा वे इस बात से भी चिंतित थे कि जो इन्फ्लुएंस है सोशलिज्म का वो यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस में काफी बढ़ रहा था। वहीं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने नागपुर के अलावा कहीं भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे मजदूर जो है वो कांग्रेस से दूर जा रहे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने मतलब कि वर्कर ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया। उन्होंने फॉरेन गुड्स के बॉयकट जैसे कुछ गांधीयन आइडियाज को जो है कम वेतन मतलब कि लो वेजेज और पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। इसके अलावा 1930 में रेलवे वर्कर्स द्वारा और 1932 में डॉक वर्कर्स द्वारा स्ट्राइक देखने को मिली। वहीं 1930 में छोटा नागपुर की टीन माइंस के हजारों मजदूरों ने जो है गांधी टोपी पहनकर रैलीज और बॉयकट कैंपेन में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस जो है अपने प्रोग्राम में मजदूरों की इन मांगों को इंक्लूड करने में हिचकिचा रही थी क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि इससे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट आंदोलन से दूर चले जाएंगे और एंटी इंपेरियल फोर्सेज में जो है फूट पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन का क्या रोल था। तो इस मूवमेंट में औरतों ने जो है बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के सॉल्ट मार्च के दौरान जो है हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। इसके अलावा उन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की मतलब कि घेर के रखा। उनमें से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो जेल भी गईं। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो जो ज्यादातर महिलाएं आ रही थी वो हाई कास्ट फैमिली से थी और अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो ज्यादातर जो वुमेन थी वो रिच पीजेंट हाउस होल्ड से थी। जब गांधी जी ने आह्वान किया तो औरतों को जो है नेशन की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन पब्लिक रोल में बढ़ोतरी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि औरतों की जो स्थिति है उसमें कोई भारी बदलाव आने वाला था क्योंकि गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस में जो है किसी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर औरतों को जगह देने में हिचकिचाती रही। कांग्रेस को तो केवल उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस में ही दिलचस्पी थी। तो ये तो हमने देखा कि औरतों का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या योगदान था। अब हम बात करेंगे द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस की। तो सभी जो सोशल ग्रुप थे वे स्वराज के आइडिया से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक ग्रुप था अनटचेबल का जो 1930 के बाद खुद को दलित या ऑप्रेस्ड कहने लगे थे। कांग्रेस जो है लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस जो है वो सनातनी से डरी हुई थी।
जो कि कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज से आते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अनटचेबिलिटी को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अनटचेबल को जो है हरिजन यानी ईश्वर का संतान बताया। इसके बाद उन्होंने टेम्पल्स, पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स और स्कूल में समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वाले भांगी के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद टॉयलेट साफ करने लगे। इसके अलावा उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे जो है अपना दिल परिवर्तन करें और अनटचेबिलिटी के पाप को छोड़े। लेकिन बहुत सारे दलित लीडर जो हैं अपने कम्युनिटी की समस्याओं का अलग पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व सीट के लिए डिमांड किया और इसके साथ साथ एक सेपरेट इलेक्टोरेट का भी डिमांड किया जो दलित मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चूज करेगा। उनका मानना था कि सोशल डिसेबिलिटीज को दूर करने के लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जरूरी है। इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलितों की हिस्सेदारी जो है काफी कम थी और ये जो है खास तौर पर देखने को मिली महाराष्ट्र और नागपुर के रीजन में, जहां उनके ऑर्गेनाइजेशन जो है काफी स्ट्रांग थे। इन्हीं दलित लीडर में से एक थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने 1930 में दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया और दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। और इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मानना था कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वह सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के प्रोसेस को स्लो कर देगी, मतलब समाज को जोड़ने की प्रक्रिया जो है उससे धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर साइन कर दिए। इस पैक्ट ने डिप्रेस्ड क्लास को, जिसको बाद में शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना गया, उसको रिजर्व सीट दिया गया प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। हालांकि उनको वोट देने का जो अधिकार है वो जनरल इलेक्टोरेट के पास था, मतलब प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट तो दिए गए, लेकिन उनकी जो मांग थी कि दलित लीडर को जो है दलित लोग ही चुने, ये मांग नहीं मानी गई। फिर भी दलित मूवमेंट जो है कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की नजर से देखता था। तो ये तो हमने देखा कि शेड्यूल कास्ट जो है वो मूवमेंट में एक कमी के रूप में उभरी। अब हम बात करेंगे मुस्लिम्स की और देखेंगे कि उनका क्या योगदान था। तो भारत के कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के शांत पर जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जो है कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। और इसका एक कारण ये था कि 1920 के दशक के मिड से कांग्रेस जो है वो हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक नेशनलिस्ट ग्रुप के काफी करीब दिखने लगी थी। इसके बाद जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध जो है खराब होते गए, दोनों कम्युनिटी जुलूस निकालने लगी और इससे कई शहरों में जो है हिंदू मुसलमान के बीच टकराव हुए और दंगे हुए। हर दंगों के साथ जो है दोनों कम्युनिटी के बीच फासला बढ़ता गया। इसको देखते हुए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर जो है गठबंधन का प्रयास किया और 1927 में ऐसा लगा भी कि अब जो है एकता स्थापित हो जाएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मतभेद था वो था फ्यूचर असेंबली में रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि वे जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को छोड़ने को तैयार हैं अगर मुसलमानों को जो है रिजर्व सीट दी जाए सेंट्रल असेंबली में और इसके साथ साथ मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में जो है पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन पर नेगोशिएशन जो है चल ही रही थी। तभी 1928 में हिंदू महासभा के M.R. जैकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी।
जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी जो संभावनाएं थी वो समाप्त हो गई। और इसलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ उस समय कम्युनिटी के बीच जो है संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। इसलिए कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है किसी भी यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर और इंटेलेक्चुअल थे वे भारत में माइनॉरिटी के रूप में मुसलमानों की जो हैसियत थी उसको लेकर चिंता जता रहे थे। उनको डर था कि माइनॉरिटीज का जो कल्चर और आइडेंटिटी है वह हिंदू मेजॉरिटी के अंदर में दब के रह जाएगी, और इसलिए भी बहुत सारे मुस्लिम जो हैं मूवमेंट में भाग लेना नहीं चाहते थे। तो ये तो हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या कमी रह गई थी। अब हम बात करेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की, मतलब अब जो है हम सामूहिक अपनेपन का भाव का बात करेंगे। तो नेशनलिज्म की भावना जो है तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे जो है एक ही नेशन के पार्ट हैं, और इसके साथ साथ जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि नेशन जो है वो लोगों के माइंड में एक रियलिटी के रूप में कैसे लेता है, और कैसे डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन और लैंग्वेज से संबंधित अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं वह अपनेपन का भाव विकसित कर लेते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन का जवाब जानते हैं। तो ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग थी ये पार्टली यूनाइटेड स्ट्रगल के एक्सपीरियंस से पैदा हुई थी, लेकिन इनके अलावा बहुत सारी कल्चरल प्रोसेसेस भी थी जिनके जरिए नेशनलिज्म जो है लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। और नेशनलिज्म को साकार करने में हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोल्कलोर एंड सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट एंड सिंबल, मतलब इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक, सभी ने जो है अपना योगदान दिया था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नेशन की पहचान जो है सबसे ज्यादा फिगर या इमेज से की जाती है। इससे जो है लोगों को एक ऐसी इमेज क्रिएट करने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे नेशन को पहचान सकते हैं। 20वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म के विकास के साथ साथ भारत की पहचान भी जो है भारत माता की छवि के रूप में होने लगी थी। यह तस्वीर जो है पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी, और 1870 के दशक में उन्होंने मदरलैंड के हाइमन के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में उन्होंने इसे अपने नॉवल आनंद मठ में शामिल कर लिया, और ये जो गीत है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। और इसी स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की फेमस इमेज को पेंट किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है जो शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर जब इस इमेज को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और अलग अलग कलाकार जो हैं इस तस्वीर को बनाने लगे, तो भारत माता की जो इमेज है वह अलग अलग रूप ग्रहण करती गई। इस मदर फिगर के प्रति डिवोशन को जो है नेशनलिज्म में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। तो ये तो हमने देखा कि नेशनलिज्म जो है वो फिगर और इमेज से कैसे डेवलप हो सकता है। अब हम नेशनलिज्म के आइडियाज को इंडियन फोल्कलोर मतलब कि भारतीय लोक कथाओं को रिवाइव करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ देखेंगे। तो लेट 19वीं सेंचुरी में नेशनलिस्ट जो है वो बार्ड्स द्वारा गाई और सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया, और वे गांव-गांव घूमने लगे ताकि फोल्क सॉन्ग और लेजेंड को जो है गैदर कर सके, मतलब कि लोक गीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा कर सके। और वे ऐसा इसलिए करने लगे क्योंकि उनका मानना था कि यही कहानियां जो है हमारी ट्रेडिशनल कल्चर की सही तस्वीर पेश करती हैं, जो कि बाहरी ताकतों के प्रभाव से करप्ट और डैमेज हो चुकी है।
इसलिए उनका मानना था कि राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस फोल्क ट्रेडिशन को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर खुद बैलेड, नर्सरी राइम्स और मिथ को कलेक्ट करने लगे। मतलब कि लोकगीत, बाल गीत और मिथकों को कलेक्ट करने लगे और उन्होंने लोक परंपराओं को रिवाइव करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। उधर मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोल्क लोर ऑफ साउदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का 4 वॉल्यूम का जो कलेक्शन है उसको प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं जो हैं वो नेशनल लिटरेचर होती हैं और यह जो है लोक के असली विचारों को सही तरीके से पेश करता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा, नेशनलिस्ट लीडर जो हैं लोगों को एकजुट करने के लिए और उनमें नेशनलिज्म की भावना पैदा करने के लिए इस तरह के आइकन और सिंबल के बारे में और ज्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया। इसमें 8 कमल के फूल थे जो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंस को दिखा रहे थे और एक क्रेसेंट मून था जो कि हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा था। और 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। ये भी सफेद, हरा और लाल रंगों का तिरंगा था। इसके सेंटर में स्पिनिंग व्हील था, मतलब कि चरखा था, जो कि गांधीयन आइडियल के सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था। और इस झंडे को जुलूस में थामना जो है ब्रिटिश शासन के प्रति डिफायंस, मतलब कि अनादर का संकेत था। इनके अलावा नेशनलिज्म के फीलिंग को क्रिएट करने का एक और तरीका था और वो था हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करके। 19वीं सेंचुरी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय जो हैं ये महसूस करने लगे थे कि नेशन के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए इंडियन हिस्ट्री को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों की नज़र में भारतीय जो हैं वो पिछड़े हुए और प्रिमिटिव लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसलिए इसके जवाब में भारत के लोग जो हैं अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस एंशिएंट टाइम के ग्लोरियस डेवलपमेंट को लिखना शुरू कर दिया जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड ये सब फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद जो है पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना दिया गया। इस नेशनलिस्ट हिस्ट्री में रीडर्स को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए स्ट्रगल का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। लेकिन लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी, क्योंकि जिस अतीत का गौरव गान किया जा रहा था वो हिंदुओं का अतीत था। जिन इमेजेस का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदुओं के प्रतीक थे। इसलिए अन्य कम्युनिटी के लोग जो हैं अलग थलग महसूस करने लगे थे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कोशिशें की गई इसमें भी धार्मिक एंगल बीच में आ जाता था और जो नेशनलिज्म का विचार है वो पूरी तरह से सभी लोगों में बराबर तरीके से मुश्किल से देखने को मिलता था। तो चलिए इन सब के बाद हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ता गुस्सा जो है वह बहुत सारे ग्रुप और क्लासेस को जो है फ्रीडम के लिए एक कॉमन स्ट्रगल की ओर खींच रहा था। महात्मा गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस ने लोगों के परेशानियों को इंडिपेंडेंस के लिए ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट में मिलाने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इन आंदोलन में हिस्सा लेने वाले डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस के लोग के जो हैं अलग अलग एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन थी। उनकी जो शिकायतें थी वे काफी वाइड रेंजिंग थी।
इसलिए कॉलोनियल रूल से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। इसलिए कांग्रेस ने इन डिफरेंसेस को हल करने और ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की जो मांगे हैं वो दूसरे समूह को दूर न कर दे। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर भी अक्सर बिखराव आ जाता था और ये हमें कांग्रेस में भी देखने को मिला। कांग्रेस की एक्टिविटी और नेशनलिस्ट यूनिटी के शिखर को छूने के बाद बिखराव और इंटरनल कन्फ्लिक्ट के चरण जो है आ जाते थे। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो नेशन उभर रहा था वो कॉलोनियल रूल से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाजें थी। तो चैप्टर को खत्म करने से पहले आइए कुछ क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन की फेलियर और वर्ल्ड वार II के प्रभावों ने भारत में बहुत ही ज्यादा डिसकंटेंट मतलब कि असंतोष को जन्म दिया। ये जो क्रिप्स मिशन है ये इसलिए भेजा गया था ताकि इंडिया का सपोर्ट मिल सके ब्रिटिश को, क्योंकि उन्हें जो है जापान इन्वेजन का डर था। लेकिन इसमें जो प्रपोजल दिया गया था उससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी और इसलिए क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया था। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को जो है पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हिस्टोरिक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को जो है पास किया, जिसमें इंडियंस को इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए और साथ ही साथ अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए भी मांग की गई। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल के लिए आह्वान किया गया। इसी ओकेजन पर गांधी जी ने फेमस डू और डाई स्पीच दिया था। क्विट इंडिया के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था मतलब कि स्टेट मशीनरी को ठप कर दिया और लोग जो हैं वॉलेंटरली ही आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद लोगों ने हड़तालें की और नेशनल सॉन्ग और स्लोगन के साथ प्रदर्शन किए और साथ ही साथ जुलूस भी निकाला। यह मूवमेंट जो है वास्तव में मास मूवमेंट था, जिसमें स्टूडेंट्स, वर्कर्स और पीजेंट्स ने हिस्सा लिया। इसमें लीडर्स की जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन भी देखी गई, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली और राम मनोहर लोहिया थे और बहुत सारी महिलाओं में बंगाल से मातंगनी हाजरा, आसाम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी। इसको देखते हुए अंग्रेजों ने जो है बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर इसको रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद जो है इसे दबाने में लगभग 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। तो ये तो हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जाना और इस टॉपिक के साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है ताकि आपको एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझने में आसानी हो। ठीक है, फिर मैं अगले चैप्टर के साथ मिलता हूँ। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।